अब चाइना का एक और नया अपडेट है। इन्होंने हाल ही में एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2 आईएएस एकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड वो भी पानी से, पानी में भी कहा तो सबमरीन से। तो ये कहीं ना कहीं थ्रेट भी बनता है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर और ये चाइना के लिए डेवलपमेंट भी आपको दिखाई देती है। अब सबमरीन से जब भी ऐसे कोई इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इंटर कॉन्टिनेंटल इंडिकेट कर रहा है कि इसकी जो रेंज रहेगी वो 5500 किलोमीटर के भी बियॉन्ड रहेगी। वो 9000 हो सकती है, 10,000 हो सकती है, इट वेरी। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये वाली जो इनकी मिसाइल रहेगी ये इंडिया तक एंड इवन कुछ कोस्टल पार्ट ऑफ यूएस वहां तक भी अटैक कर सकती है। तो ये थ्रेट है इन इंडो पैसिफिक रीजन और साथ ही डेवलपमेंट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना। तो इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो इंडो पैसिफिक जो पावर्स हैं, क्या उनको डरना चाहिए, इंडिया को क्या वरी करना चाहिए? करना ही चाहिए डेफिनेटली। ये बहुत ज्यादा स्पीड से डेवलप कर रहे हैं तो हमें भी वो मैन्युफैक्चरिंग जो टेस्टिंग है वो और ज्यादा एक्सपेडाइट करनी पड़ेगी। हमने कलाम सीरीज चला रखी है, कलाम सीरीज, उसमें K1 K2 K3 K4 इस तरह से हम पढ़ते हैं। अभी तक हम 4 पे ही अड़े हैं। 5th की भी टेस्टिंग कर रखी है बट एक्चुअल में उसकी इंप्लीमेंटेशन पूरी तरह से नहीं हुई है, तो उन प्रोजेक्ट को भी और ज्यादा स्पीड अप करना पड़ेगा। चाइना ने अपना फर्स्ट सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करा इंटरनेशनल वाटर्स में और ये ना कईयों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक भी गया। जब आप वाटर की लाइंस को पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ इंडिया है तो 12 नॉटिकल माइल पे आपको दिखेगा टेरिटोरियल वाटर। इसके आगे जाओगे आप तो 24 नॉटिकल माइल पे दिखेगा कॉन्टिग्यूअस जोन। इसके आगे जाओगे 200 नॉटिकल माइल पे तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ तक हमारे कुछ सर्टेन राइट्स होते हैं जो नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन के ही अंदर आते हैं। तो जब इन्होंने ये लॉन्चिंग करी है ना तो आसपास के जो छोटे आइलैंड नेशन भी हैं, इवन फिलीपींस के भी आसपास से ये मिसाइल टेस्ट होती हुई गई है टुवर्ड जापान वाले एरिया के अंदर। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये कंसर्न की बात डेफिनेटली है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो कि प्रोहिबिटेड है क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है वाटर का जिसको क्या बोलते हैं, यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। तो ये भी एक कन्वेंशन बन रखा है तो उसको कहीं ना कहीं वायलेट भी करा हुआ है। एनीवेज, चाइना ने ये जब टेस्टिंग करी तो ये पीपल जो इनकी पीपल लिबरेशन आर्मी है उनका सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च है इंटरनेशनल वाटर के अंदर आफ्टर 1980। तो 1980 के बाद, क्योंकि एक तो सबमरीन से लॉन्चिंग करी है और इंटरनेशनल वाटर्स में भी करी हुई है। इसके बाद जो मिसाइल है ये जिन क्लास टाइप 094 SSBN, जहां पे भी आता है, एस का मतलब शिप होता है, एस मतलब सबमर्सिबल एंड बी बैलिस्टिक और एन इंडिकेट करता है न्यूक्लियर को। तो ये फुल फॉर्म हमेशा फिक्स ही रहती है चाहे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हो या किसी भी कंट्री की आप मिसाइल के बारे में पढ़ते हो। तो साउथ चाइना सी में ये टेस्ट कंडक्ट करा और इवन इस पे डमी वॉर हेड भी डिप्लॉय करा गया था ताकि पूरी जो रेंज है उसको चेक करा जा सके। एंड ये 7300 किलोमीटर तक गई, फ्लू ओवर फिलीपींस और जो सदर्न पैसिफिक ओशन है वहां पे जाके लैंड भी करी। हमेशा पानी में ही करवाई जाती है ताकि लैंड एरिया पे कोई डिस्ट्रक्शन ना हो जाए और जितनी रेंज लिखी होती है ना उससे हमेशा कम में ही करवाया जाता है क्योंकि कई बार कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं किसी की लैंड टेरिटरी के साथ टकरा गई, वहां से आपके ऊपर केस फाइल हो जाएगा, तो बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं। तो रेंज मैक्सिमम ही बोली जाती है। जैसे पैसेंजर ट्रेन का अभी आपने एक एग्जाम्पल देखा, हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में जब पढ़ा कि ये 120 किलोमीटर पर आवर भी चल सकती है, पर चलेगी कितने पे, 65 75, कई जगह पे 85 भी लिखा है, तो ये एवरेज है। तो एवरेज रेंज हमेशा मैक्सिमम ही बताई जाती है। एंड दूसरी चीज, ट्रीटी ऑफ रारोटोंगा, बड़ी सारी ट्रीटीज यहाँ पे बनी हुई है, लेट लोलोको करके भी है, एक रारोटोंगा भी है, अभी याद नहीं भी होती है चल जाएगा, पर रारोटोंगा से याद रखना। एक ट्रीटी ऑफ बैंकॉक भी है। ये उन एरियाज के लिए ट्रीटी साइन करवाई गई थी कि इन एरियाज में जो प्लेट्स हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। मतलब अगर आप कोई ब्लास्ट करते हो तो शायद हो सकता है बड़ी कैलामिटी आ जाए, वो अर्थक्वेक हो सकता है, सुनामी ट्रिगर हो सकती है, एनीथिंग। तो वैसे ही एक आती है रारोटोंगा, ये साउथ पैसिफिक न्यूक्लियर फ्री जोन बनाने के लिए ट्रीटी साइन करवाई गई थी। कौन से रीजन में है, साउथ पैसिफिक रीजन के अंदर।
इमेजिन करो मैप को अब दिमाग के अंदर, पैसिफिक ओशन दिख रहा है आपको, कौन से कंट्रीज हैं आसपास, यूएस, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आ गई, अमेरिका के नीचे और क्या दिख रहा था, नॉर्थ अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिका वाला पार्ट, तो वो जो बीच में सेंटर वाली वाटर बॉडी बची दैट इज पैसिफिक ओशन। अब पैसिफिक के भी कौन से एरिया में बोला है, साउथ वाले रीजन में, तो साउथ वाले रीजन में मना करी है कि आपने न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड कोई भी चीजें यहाँ पे टेस्ट नहीं करनी है, ना छोटे लेवल पे ना तो बड़े लेवल पे। कौन सी ट्रीटी के तहत, तो ट्रीटी ऑफ रारोटोंगा, ये 5 आती हैं ट्रीटीज, जो मैंने एग्जांपल भी आपको दी है उसी में से एक है ट्रीटी ऑफ रारोटोंगा। और इवन जब ये मिसाइल टेस्ट करी गई तो ये कुछ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को भी क्रॉस करके गई। फॉर एग्जांपल बहुत सारी माइक्रोनेशियन कंट्रीज हैं, नाउरू है, जैसे किरीबाती है, तुवालू है, इनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से भी ये क्रॉस हुई। एंड जब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करी वो 200 नॉटिकल माइल्स के विद इन आ गया, तो वो नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन, मतलब यानी कि कंट्री के कुछ ना कुछ हक होते हैं उनके ऊपर, तो उसको भी ये क्रॉस करके गया है, जो कि कंसर्न रेज करता है। अब ये मिसाइल टेस्ट जब करी गई ना, ये इन्फॉर्मेशन इसकी काफी वेग है, मतलब अनक्लियर सी हैं चीजें, बट स्टिल आपको 2-3 एग्जांपल याद रखने हैं। चाइना ने एक अपनी सीरीज चलाई थी JL2 की, एक JL3, फुल फॉर्म्स नहीं करने हैं, ये चाइनीज लैंग्वेज में ही आएंगे। तो JL2 ये पुराने वाला था, JL3 मेनली इन्होंने इन्हीं सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर फोकस करा। तो ये अपने को अनक्लियर है अभी कि चाइना ने कौन से प्रोजेक्ट के तहत इनको लॉन्च करा है, बट इतना पता है कि लॉन्च कर दिए। कई बार क्या होता है ना कि हिडन पॉइंट्स बनाए जाते हैं कि हमने जब मिसाइल को डेवलप करा तो हम सैटेलाइट वगैरह के अंडर ना दिखाई दें। इस बार इन्होंने वो भी प्रोटेक्शन नहीं ली हुई थी, इन्होंने बोला कि ओपनली बनाएंगे, ठीक है। तो JL2 या JL3 है, अपने को नहीं पता। JL2 की जो रेंज है वो 8000 to 9000 किलोमीटर की है और JL3 की 9000 किलोमीटर से ऊपर की है। पर जो मर्जी हो, हमें क्या दिख रहा है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में ये लाई कर गया। एक आती है आपकी वेरी शॉर्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिनकी रेंज रहती है बिलो 300 किलोमीटर, ये मतलब 300 किलोमीटर से नीचे ही रहेंगी। फिर आती है आपकी शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिनकी रेंज आ जाती है फ्रॉम 300 से 1000 किलोमीटर तक। इसके बाद आती है आपकी मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल, इनकी रेंज आ जाती है फ्रॉम 1000 टू 3000 किलोमीटर तक। एंड मीडियम रेंज के बाद इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल भी आती हैं, जो 3000 से लेके 5000 तक रहता है। और इसके बाद लास्ट आती है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो 5500 से ऊपर की रहती हैं, 5500 किलोमीटर से ऊपर की। तो उन सभी को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये बेशक अनक्लियर है कि JL2 का है या JL3 का है, पर रेंज अगर आप देखोगे तो दोनों ही किसमें आ रहे हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे ये अटैक कर सकती हैं। इसके अलावा और भी इनकी ICBM की सीरीज DF-31, DF-41 रिस्पेक्टिवली, ये भी सबमरीन लॉन्च्ड है, इनको भी इन्होंने डेवलप करा है। बाकी ये कौन सी टाइप है, तो शिप, सबमर्सिबल, बैलिस्टिक और न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने की इसकी कैपेबिलिटी है। बाकी अभी जो फ्लाइट टेस्टिंग इन्होंने करी वो 7300 किलोमीटर तक तो कर ली है एग्जैक्ट, पर एग्जैक्ट कितनी रेंज को ये कवर कर सकता है वो अपने को नहीं है पता। बाकी पॉसिबल लॉन्च रूट क्या क्या हो सकते हैं, अब पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे जनरेट करी, क्योंकि कहीं ना कहीं मिसाइल थोड़ा सा ऐसे घूम के गई है। अगर आप इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो, मैप को इमेजिन कर पा रहे हो, फिलीपींस वाला एरिया भी मेंशन हुआ, देन आप माइक्रोनेशियन कंट्रीज की तरफ को आए, तो साउथ चाइना सी से सदर्न पैसिफिक ओशन में भी ये वाला यूज करा गया। देन बोहाई सी है, इसको आज आप मैप पे देखोगे, बोहाई सी, ये ओवर जापान और पैसिफिक ओशन वाला रीजन आ गया। तो मतलब ये वाले जो एरियाज हैं पॉसिबल हैं, मे बी ये वाला यूज करा गया था, ये मतलब प्रिडिक्शंस है। बाकी चाइना क्यों टेस्ट कर रहा है अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को, जैसे इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को लेके कुछ डॉक्ट्रिन्स दे रखी हैं, वैसे ही चाइना ने भी दे रखी हैं। जैसे इंडिया बोलता है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, वैसे चाइना भी बोलता है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। जैसे इंडिया बोलता है कि अगर हमारे ऊपर अटैक करा हम भी काउंटर अटैक करेंगे, यानी कि रिटेलिएट करेंगे, वैसे ही चाइना भी बोलता है कि हमारे ऊपर अगर अटैक होगा तो रिटेलिएशन यानी कि बदला लेने के लिए हम भी काउंटर अटैक करेंगे। डॉक्ट्रिन लगभग सी सेम है। तो अभी बोला कि अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को क्यों चेक कर रहे हैं, ऑब्वियस इंप्रूव करने के लिए, ताकि और ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सके, टेक्नोलॉजिकली हम और ज्यादा लीड कर सकें। यही चाइना का मेन यहाँ पे बोहाई सी से ओवर जापान और फाइनली पैसिफिक ओशन। एक और चीज यहां से क्लियर हुई आपको, बोहाई सी का जब मेंशन करा, ओवर जापान फिर पैसिफिक ओशन में, लोकेशन थोड़ी सी आप इमेजिन कर पा रहे हो, अब ये जापान के ईस्टर्न साइड पे या वेस्टर्न साइड पे, नॉर्थ या साउथ, और चाइना के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा सोचना कि कहाँ पे लोकेटेड होगा। तो जब मैप पे देखोगे सीधे उधर ही जाना है पहले, अगर ऑक्सफोर्ड पे देखते हो डायरेक्टली वहीं पे जाना, वहां पे आपको ये दिख जाएगा बोहाई सी। एंड इसके बाद मल्टीपल मिसाइल सिलोज भी इन्होंने बनाए हैं विदाउट कैम्यूफ्लेज। मल्टीपल सिलो टर्म आप पहले भी पढ़ चुके हो, एक बार हमने भी नेवल, हाँ वही सिलोज होते हैं। सिलो मतलब एक के बाद एक, आपने जैसे गन चलाना शुरू करा, एक बुलेट गई, अगली गई, साथ के साथ जा रही है। आपका जो एमिनेशन वेपन होता है वो हीटअप भी कर जाता है, तो सिलोज का मतलब है एक के बाद एक जब आप लॉन्चेस करते हो।
अगर मिसाइल की बात करें तो लॉन्च बोलेंगे, बुलेट्स की बात करें तो एक बुलेट के बाद दूसरी बुलेट जो निकल के आ रही है, दैट इज सिलोस। इवन इंडियन नेवी ने भी ये टेस्ट कंडक्ट कर लिए हैं अपने हेलीकॉप्टर से, सिलोस, ठीक है। उसमें कुछ अपडेशंस हुई थी तो उसके रिस्पेक्ट में ये टर्म आई थी। पर आगे लिखा है विदाउट कैम्यूफ्लेज। कैम्यूफ्लेज का मतलब है कि सैटेलाइट से इस बार हाइड नहीं करा इन्होंने कि हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं, पर हाँ ओपनली करा है, दैट इज कैम्यूफ्लेज। कैम्यूफ्लेज का मतलब कि कोई हमें देख ना ले, प्रेडेटर ना आ जाए, हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, तो उसके लिए कलर चेंज कर देना। यही होता है ना, गिरगिट अपना कलर चेंज करता है, क्यों? तो बचने के लिए, एनवायरमेंट के साथ वो पूरा कहीं ना कहीं फ्यूज हो जाता है, आपको पता ही नहीं लगेगा, ग्रीन कलर की घास ही ग्रीन कलर का ही गिरगिट बैठा हुआ है। तो कैम्यूफ्लेज इंडिकेट करता है सैटेलाइट से जब आप बच जाते हो तो उन चीजों को इग्नोर करना। एंड बाकी एडवांस न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम 2025 की मिलिट्री परेड में भी इन्होंने शोकेस करे थे। हर एक कंट्री करती है, हम भी करते हैं, नॉर्थ कोरिया भी करता है, एवरीवन। और लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लास्ट टाइम इन्होंने पैसिफिक रीजन 2024 में कंडक्ट करा था। आईसीबीएम वाली कैटेगरीज आप कम सुनते हो, क्यों? क्योंकि आपको रेंज ज्यादा इंक्रीज करनी पड़ती है एंड प्रोपल्जन टेक्नोलॉजी पे भी काम करना पड़ता है ताकि आप कम फ्यूल के अंदर ज्यादा डिस्टेंस तक भी जा सके। एंड जो मेन ऑब्जेक्टिव है इनका वो यही है, अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को शोकेस करना। और एक ही सुपर पावर एग्जिस्ट नहीं करती, और भी आज के टाइम पे अराइज कर रहे हैं, वो एग्जाम्पल सेट करना फॉर यूएस। बाकी ये जो टेस्ट है ये इनके न्यूक्लियर ट्रायड को भी स्ट्रेंथन करता है कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन या जो न्यूक्लियर वेपन है वो हवा, जमीन और पानी तीनों ही जगह पे प्रेजेंट है। इवन इंडिया भी तो यही बोलता है न्यूक्लियर ट्रायड। न्यूक्लियर ट्रायड मतलब जैसे हम न्यूक्लियर वेपन्स अगर जमीन, एयरफोर्स, जो हमारी हवा है या फिर नेवी है, सारे यूज कर पाए तो न्यूक्लियर ट्रायड। वहां पे न्यूक्लियर प्रोपेल्ड मशीन्स भी रहेंगी। जैसे एग्जाम्पल दो, एक सबमरीन का, एक सीरीज का नाम बता दो, अरिहंत, ठीक है। उसमें आपने देखा कि अभी रिसेंटली हमने अरिदमन को भी डिप्लॉय करवाया था, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? न्यूक्लियर ट्रायड को, कि ना सिर्फ जमीन पे, ना सिर्फ हवा में, पर पानी में भी हमारी अवेलेबिलिटी है। तो वैसे ये न्यूक्लियर ट्रायड किसका बना? तो चाइना का। बाकी ये भी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में ही बिलीव करते हैं कि हमारे ऊपर कल को अटैक होता है तो हम रिटेलिएशन करेंगे। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी तो है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी मतलब पहली बार कभी भी अटैक नहीं करेंगे, पर रिटेलिएशन का फीचर इनके पास भी एग्जिस्ट करता है, जैसे इंडिया का है कि हमारे ऊपर अगर अटैक होता है इन केस, तो हम भी क्या करेंगे? काउंटर अटैक करेंगे। ग्रेट पावर स्टेटस ये भी एनहांस करना है इनको, एंड न्यूक्लियर शील्ड को स्ट्रॉन्ग करना है, और थिएटर लेवल न्यूक्लियर डोमिनेंस को इंप्रूव करना है। थिएटर लेवल मतलब जो भी इनके आसपास के, जो इनको लगता है कि हमें कल को खतरा हो सकता है, तो उसमें अपना पावर का शोकेस ये इंप्रूव कर रहे हैं। बाकी ये सारे आगे जो मैंने आपको बताया। और अभी के लिए आप बोलेंगे कि कोई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में इन्होंने चेंजेस कर दिए, क्यों बोलेंगे? क्योंकि अभी आईसीबीएम की अगर टेस्टिंग कंडक्ट हुई है तो ऐसा कोई भी डिक्लेरेशन इन्होंने नहीं दिया कि हमने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अंदर चेंजेस करे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब से नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को नहीं फॉलो करेंगे, वैसा कोई भी चेंज नहीं है। वर्बल लेवल पे कोई चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है। बस दिक्कत की बात एक ही थी कि ट्रीटी ऑफ रारोटोंगा के हिसाब से साउथ पैसिफिक रीजन के अंदर, जो साउथ पैसिफिक ओशन का रीजन है, वहां पे आपको ये टेस्ट नहीं करना है। जितने भी न्यूक्लियर वेपन रिलेटेड टेस्ट होते हैं वो नहीं करना है, वो इन्होंने वायलेट करा। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग बन जाता है कि क्या ये कंसर्न की बात है जो आसपास की कंट्रीज वहां पे लाए कर रही हैं। ऑपरेशनल पॉस्चर तो अभी चाइना जो है वो मिनिमम न्यूक्लियर डेटरेंस के बियॉन्ड जा रहा है। डेटरेंस का मतलब होता है डराना किसी को, मतलब बस डरा दिया कि मेरे पास भी न्यूक्लियर वेपन है तो कल को मेरे ऊपर अटैक मत कर देना, ठीक है। तो डेटरेंस मतलब सिर्फ डराना। एंड दूसरी चीज, जैसे एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे खाली शीट्स ले आई थी यहाँ पे, तो उस टाइम टेस्ट नए नए शुरू हुए थे अभी, कि कभी भी हफ्ते में टेस्ट शुरू हो जाता था। तो क्या हुआ कि मैं ऐसे खाली शीट्स लेके आई, तो बाकियों को लगा कि टेस्ट होगा, वो लेक्चर पे फोकस ही नहीं कर पाए जबकि टेस्ट नहीं था। तो मैंने वो शो करा, ऐसे दिखाया कि ये देखो आज शीट आ गई है तो थोड़ा चुप ही बैठना, एंड सारे चुप ही बैठे हुए थे, ठीक है। तो ये क्या होती है? डेटरेंस, कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है तो आप मेरे ऊपर न्यूक्लियर टेस्ट मत कर देना या न्यूक्लियर अटैक मत कर देना, मैं भी काउंटर अटैक कर सकता हूँ। तो डेटरेंस के बियॉन्ड जा रहा है आज के टाइम पे चाइना, एंड लॉन्च ऑन वार्निंग की तरफ शिफ्ट कर रहा है। एंड दूसरी चीज, न्यूक्लियर कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है। तो ये इंडिया के लिए भी इंप्लीकेशन हो सकती है, क्योंकि आईसीबीएम, आपने रेंज देखा तो 7300 किलोमीटर आराम से इंडिया तक ये जा सकती है मिसाइल, तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एंड यहाँ पे इंडिया का जो मैंने शुरू में आपको बताया K5 एंड K6, मतलब ये टेस्टिंग जब आपने K5 की करी थी एक, तो इनको अब कमीशन करने का टाइम आ चुका है। जो भी प्रोसेस चल रहा है, जहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग लैग है, जहां पे भी टेक्नोलॉजिकल आपको एनहांसमेंट करनी है, वो सारी चीजें जल्दी करने की जरूरत है। एंड न्यूक्लियर आर्म की एक रेस चली हुई है, एक तो वर्ल्ड लेवल पे है, डेवलप वर्सेस डेवलपिंग तो चल ही रही है, इसके अलावा रीजनल भी चली हुई है। रीजनल मतलब आसपास की कंट्रीज, यहाँ पे ही चेक करेंगे कि कौन न्यूक्लियर आर्म में आगे निकल रहा है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कौन आज के टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है रीजनल लेवल पे, इंडिया कहाँ है? चाइना है उनसे। रीजन लेवल पे, रीजन मतलब आसपास की कंट्रीज, इंडिया तो वर्बली कर रहा है, अभी इंप्लीमेंटेशन कहाँ ही हो पा रही है उतने उस लेवल पे जितना बोल दिया होता है हमने। तो रीजन लेवल पे देखें, चाइना इस टाइम पे यहाँ का ट्रेड देख रहा है,
मतलब मैक्सिमम हम तो 90% तक का इंपोर्ट कहाँ से कर रहे हैं, फ्रॉम चाइना। मैन्युफैक्चरिंग उतनी बूस्ट ही नहीं कर पा रहे, अभी भी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर चली जाती है। इसके अलावा इंडिया नीड टू स्ट्रेंथन एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंड ऑल। अभी कुंडनकुलम का भी एक डेटा ब्रीच का सामने आया था, गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया, पर उन्होंने बोला कि इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिटेल्स हमने दी थी, ना कि कुंडनकुलम प्रोजेक्ट की। अब डेटा जो है वो कुछ और बोल रहा है, गवर्नमेंट ने कुछ और बोला हुआ है, अपने को नहीं है पता। उस आर्टिकल को हम मंडे को देखेंगे पूरा डिटेल में, कि थोड़े से उसमें एक्ट्स वगैरह आपको देखने पड़ेंगे कि क्या क्या इन्होंने, पर पहले भी हो चुके हैं ऐसे डेटा ब्रीच। आधार का भी हो चुका है। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड तो छोड़ ही दो आप, आज के टाइम पे साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड अगर फ्रॉड्स की बात करें, हाँ, तो इवन जनता भी ऐसे होगी, एक अपना एटीट्यूड ऐसे बन गया कि अगर फ्रॉड हो भी गया ना, चाहे वो 10,000 रुपए का ही था, इग्नोर ही कर दिया जाता है कि छोड़, कोई कुछ करेगा तो नहीं। एंड कई बार केस लेने से भी मना कर दिया जाता है, जैसे कईयों का फोन गुम हो जाता है, पुलिस वाले कंप्लेंट लेने से मना कर देते हैं, करते हैं ना, हुआ था ना। तो क्यों मना कर दिया, उससे क्या होता है, जब आप रिकॉर्ड लेते हो तो वो दिखता है कि बार बार ऐसे केसेस आ रहे हैं कि फोन चोरी हो गया, छोटे छोटे केसेस भी सामने आ रहे हैं। फिर आते हैं सर्वे। सर्वे इंटरनेशनल लेवल पे आपकी रैंकिंग्स डिसाइड होती हैं कि आपकी कंट्री कितनी सेफ है रहने के लिए, चोरी के छोटे थेफ्ट के केसेस कितने आते हैं, बड़ी थेफ्ट के केसेस कैसे आ रहे हैं, गोल्ड चेन की स्नैचिंग हो जाती है। एक टाइम पे बहुत दिक्कत आ रखी थी, ये भी हर किसी की गोल्ड चेन स्नैच हो जाती थी। तभी आपने यहाँ पे एक जो बिहेवियर है फीमेल्स का, वो भी आज के टाइम पे बाहर नहीं निकलती हैं अब ज्वेलरी डाल के, वो पैटर्न ही चेंज हो गया उसकी वजह से। ये ना ग्लोबल रैंकिंग्स को भी डिस्टर्ब करता है। तो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहां से अगर कोई डेटा ब्रीच होता है, लोकेशंस होती हैं उसमें कि कहाँ पे हमारा प्रोसेसिंग चल रहा है फ्यूल का, कहाँ पे हम फ्यूल्स की पैलेट्स बना रहे हैं, यूरेनियम की भी पैलेट्स बनाई होती हैं, वैसे वो पाउडर फॉर्म में होता है, तो पाउडर में होगा वो तो उड़ जाएगा एक हवा के झोंके से, तो पैलेट उसमें बनाना जरूरी हो जाता है। फिर कूलिंग सिस्टम लगे होते हैं। तो अभी डाटा ब्रीच तो हुआ है, पर गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया कि वैसा कुछ नहीं हुआ है। हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिटेल यहाँ पे दे रहे थे। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब आपको पॉकेट मनी मिली थी 1,000 रुपए की, आपने 700 रुपया उसमें से रेंट दे दिया, 300 रुपए में, 200 रुपए में आपने कुछ खा पी लिया, कितना बचा, 100 रुपया बचा, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इस आर्टिकल को आप रीड भी कर सकते हो, न्यूक्लियर टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है। मैं करवा दूंगी, पर मैं मंडे को करवाऊंगी, आज नहीं करवाऊंगी। एंड बाकी साउथ चाइना सी, एक तरह से वो कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना बार बार क्लेम भी करता है कि ये मेरा है। क्यों? क्योंकि इसमें नाम क्या आ गया, चाइना। तो वहां पे भी फोर्टिफिकेशन की तरह ये एक्ट कर रहा है। फोर्टिफिकेशन मतलब आपने एक्चुअल में कोई वॉल नहीं बनाई, पर आपने अपने वेपन तो स्ट्रॉन्ग कर ही लिए। देन इंडिया को भी अपनी एंटी सबमरीन वॉरफेयर पे काम करने की जरूरत है, एंड सी बेड डोमेन अवेयरनेस हमें होनी चाहिए। और उसी के लिए क्या चलाई जा रही है, डीप सी माइनिंग्स भी आज के टाइम पे चलाई जा रही हैं। वो अभी शुरुआत ही है। मत्स्य 6000 यानी कि जो सबमर्सिबल होगा हमारा, उसके अंदर 3 एक्वानॉट्स बैठ के 6,000 मीटर की डेप्थ पे जा सकते हैं, तो उसके ऊपर भी काम किया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट था आर्टिकल, ये आप मेंस वगैरह में लिख सकते हो कि क्या कंसर्न्स है। कंसर्न बेस्ड अगर सवाल आता है कोई, तो उस टाइम पे इसको आप पॉइंट को ऐड ऑन कर सकते हैं।